स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अब अगली खबर का। जी, और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। और बड़ी खबर, बेसिक शिक्षा विभाग के मुताबिक सिर्फ 3 शिक्षकों की ही मौत हुई है। पंचायत चुनाव में ड्यूटी के कारण शिक्षकों की मौत का जो आंकड़ा जो जिसका दावा किया जा रहा था, जो संगठन है शिक्षकों का, उसको नकारते हुए ये कहा गया है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कि सिर्फ 3 ही शिक्षकों की मौत हुई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने आंकड़ा चुनाव आयोग को भेजा है और शिक्षक संगठनों ने दावा किया कि 1600 से ज्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन सरकार कह रही है, बेसिक शिक्षा विभाग कह रहा है कि नहीं, ये आंकड़ा गलत है, झूठा है, सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है और ये आंकड़ा चुनाव आयोग को भेज दिया गया है। उधर यूपी में कोरोना कर्फ्यू लागू करने के बाद लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। तकरीबन 1.5 महीने के बाद दूसरे दिन पिछले 24 घंटों में 8000 से कम मामले सामने आए। कोरोना के पिछले 24 घंटों में 8737 केस सामने आए हैं। 21108 संक्रमित डिस्चार्ज होकर घर भी लौट आए हैं। हालांकि यूपी में 24 घंटे में 255 संक्रमित कोरोना से जिंदगी की जंग भी हार गए, लेकिन राहत की बात यह है कि यूपी में रिकवरी रेट अब 90% से ऊपर है। अब जरा पिछले दिनों के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं, जिससे कोरोना के कम होने के आंकड़ों का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले 12 मई को देखिए कितने मामले सामने आए। 18,000 के पार मामले थे। 13 मई 17,775, 14 मई 15,747, 15 मई को 12,547 मामले सामने आए। 16, 17 और 19 इन तीनों तारीखों पर भी नजर डालिए किस तरह से मामले घट रहे हैं। 16 मई को 10,000 के पार थे, 17 मई को 9,000 पार और 19 मई को 8,737 केस सामने आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो लगातार दूसरे दिन 10,000 से कम केस सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की मजबूरी को मोटी कमाई का जरिया बनाने वाले निजी अस्पतालों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। लखनऊ के 3 बड़े निजी हॉस्पिटल्स के खिलाफ इलाज की तय दरों से ज्यादा वसूलने पर एफआईआर दर्ज की गई। इलाज के नाम पर लूट में जुटे अस्पतालों पर एक्शन। लखनऊ के 3 निजी अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर। लखनऊ की कोविड प्रभारी डॉक्टर रोशन जैकब के निर्देश पर लखनऊ के मैक्सवेल, जेपी और देवीना अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। नोटिस देने के बाद सीएमओ ने मामला दर्ज कराया। नोडल अधिकारी रोशन जैकब ने औचक निरीक्षण के दौरान इन अस्पतालों की पोल खोली थी। जेपी हॉस्पिटल पर तय कीमत से कई गुना ज्यादा रकम वसूलने के आरोप हैं। जिला प्रशासन से ऑक्सीजन मिलने के बावजूद मरीज से अलग से ये अस्पताल ऑक्सीजन की कीमत वसूल रहे थे। मैकवेल हॉस्पिटल ने मरीज को 2 दिन में 1,10,000 रुपए की दवा लिख दी थी। देवीना हॉस्पिटल में भी जांच में कई तरह की खामियां मिली जो नियमों के खिलाफ थी। एक तरफ तो पूरा देश और प्रदेश कोरोना की विभीषिका से जूझ रहा है, तो वैसे में तमाम लोग हैं जो इस आपदा में भी अवसर बना रहे हैं। इनमें निजी अस्पताल भी शामिल हैं। प्रदेश के कई बड़े शहरों से ऐसी खबरें सामने आई जहां निजी अस्पताल मनमाना वसूली कर रहे हैं। सरकार ने जो रेट तय किए हैं उससे कहीं ज़्यादा लाखों रुपए मरीज और उनके परिजनों से वसूल रहे हैं। ये शिकायतें जब मुख्यमंत्री को मिली तो उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया अधिकारियों को कि इस आपदा काल में जो निजी अस्पताल मरीजों से ओवर चार्जिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। साफ तौर पर यह भी निर्देश दिया है कि ज़िलों में निजी अस्पतालों पर मॉनिटरिंग की जाए और उनकी रिपोर्ट यहाँ लखनऊ भी भेजी जाए। कार्रवाई और मुख्यमंत्री के निर्देश कहीं ना कहीं जो निजी अस्पताल मनमाना वसूली कर रहे हैं उन पर लगाम लगाने के लिए ये कार्रवाई एक संकेत है। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कुछ राजनेताओं के अजीबोगरीब बयानों का सिलसिला अब भी जारी है और इस कड़ी में मेरठ में अब शंख की ध्वनि और हवन के धुएं से कोरोना संक्रमण को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। मेरठ के एक भाजपा नेता ने हनुमान चालीसा का पाठ करके हवन का धुआं मलिन बस्ती में घुमाया। साथ ही दावा किया कि शंख की ध्वनि से वायुमंडल में फैला वायरस खत्म हो जाएगा।
भाजपा नेता गोपाल शर्मा ने खुद ही हवन सामग्री का धुआं मलिन बस्ती में घुमाते हुए खुद का वीडियो वायरल किया है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए, वायुमंडल के शुद्धिकरण के लिए, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए तथा वायुमंडल में फैले हुए हानिकारक वायरस को समाप्त करने के लिए हवन सामग्री के साथ देसी गाय के गोबर के बने उपले, देसी गाय का घी, आम की लकड़ी, लौभान, कपूर आदि को मिलाकर हमने हनुमान चालीसा के पाठ के साथ मेरठ के नई बस्ती व शिवपुरम की गलियों में हवन सामग्री की धुनी को वायुमंडल में फैलाया ताकि वायुमंडल का शुद्धिकरण हो, हानिकारक वायरस समाप्त हो, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़े। और हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए साथ में किया क्योंकि हनुमान जी संकटों का विनाश करने वाले हैं और इस कोरोना महामारी से, इस कोरोना वायरस से निश्चित रूप से हनुमान जी हमें निजात दिलाएंगे। यकीन मांगनिए, धुएं से कुछ नहीं भागेगा। आपको मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फालतू बातों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ का रुख करते हैं, जहां पर यूपी में संक्रमण के बाद अब ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है। लखनऊ और वाराणसी में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आए और लखनऊ के किंग जॉर्ज अस्पताल में 40 से ज्यादा मामले सिर्फ किंग जॉर्ज अस्पताल में सामने आए। ब्लैक फंगस के 30 से ज्यादा मामले वाराणसी में भी सामने आए। लखनऊ ने वाराणसी में भी 30 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। तो ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं अस्पतालों को सभी जिलों में कि ब्लैक फंगस से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम करें, बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएं। और अब अवध क्षेत्र की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लखनऊ के सरियो अपार्टमेंट में सेल टैक्स विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर संजय शुक्ला ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। मौजूदा वक्त में संजय शुक्ला वाराणसी में तैनात थे। परिवार से अनबन की बात सामने आई है। अम्बेडकर नगर में पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जलालपुर थाना इलाके के ताड़ी की दुकान पर 5 युवकों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। धक्का मुक्की में एक युवक के गिरने की वजह से मौत हो गई। सुल्तानपुर में भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठा। नाली के विवाद में दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। बड़े भाई के बेटे ने अपने चाचा को गोली मार दी। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्व विधायक सुखदेव प्रसाद वर्मा का निधन हो गया। निधन की सूचना के बाद पूर्व एमएलए सुखदेव वर्मा के अंतिम दर्शन के लिए स्थानीय लोग उमड़ पड़े। राज्य मंत्री समेत जिले के जनप्रतिनिधि अंतिम दर्शन के लिए पहुंच गए। हरदोई में कोविड मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन पैदल डेड बॉडी ले गए। बॉडी पैदल ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरपालपुर क्षेत्र का ये मामला है। अमेठी के फूला गांव में चुनावी रंजिश में अधेड़ की हत्या कर दी गई। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान के घर आयोजित कार्यक्रम से वापस आते वक्त बदमाशों ने पहले लाठी डंडों से पिटाई की, फिर सीने में 2 गोलियां मारकर वो फरार हो गए। औरैया के बिधूना में बड़े भाई ने छोटे भाई की लोहे की रॉड से हत्या कर दी। पानी के विवाद को लेकर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो अवध क्षेत्रीय खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। बात प्रतापगढ़ की करते हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट नर्सिंग होम पर छापेमारी के दौरान विभाग ने 5 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए, जिनमें 3 जंबो जबकि 2 छोटे सिलेंडर शामिल हैं। अब आशंका जताई जा रही है कि सभी सरकारी सिलेंडर हैं। डिप्टी सीएमओ की अगुवाई में कार्रवाई की गई है। अस्पताल में गलत तरीके से इलाज चल रहा था। तो ये नर्सिंग होम 5 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। डिप्टी सीएमओ की अगुवाई में छापेमारी ये हुई है और अब कार्रवाई। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आगरा में तूफान ताउते को लेकर मौसम अलर्ट जारी। अलर्ट में बताया गया है कि 21 मई तक तेज हवा, बिजली के साथ बारिश हो सकती है। आगरा के सभी एसडीएम तहसीलदारों को अलर्ट जारी किया गया है। बागपत में पंचायत चुनाव में हारे हुए प्रधान प्रत्याशी ने साधुओं को डंडे से जमकर पीटा। लहूलुहान साधु का अस्पताल में इलाज जारी है। मंदिर में ही वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
मेरठ के जुड़वा इंजीनियर भाई की एक ही दिन मौत हो गई। अपने जन्मदिन के एक रोज बाद दोनों भाइयों को कोरोना हुआ और 19 दिन के संघर्ष के बाद दोनों की एक साथ जान चली गई। अलीगढ़ में कोरोना के चलते तुलसी, कढ़ी पत्ता, हर सिंगार, मेडिसिनल प्लांट की मांग बढ़ गई है और नॉर्मल दाम से महंगी कीमतों पर ये पौधे बिक रहे हैं। एटा में प्रेमिका की फरमाइशों को पूरा करने के लिए लूटपाट करने वाले 6 सदस्यों के गैंग का खुलासा। गिरफ्तार आरोपी अपनी प्रेमिका के महंगे शौक को पूरा करने के लिए गिरोह बनाकर बोलेरो कार से 4 लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। हाथरस में मुरसन पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने गदाई गांव में छापेमारी की। अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकली शराब बनाने का सामान बरामद किया गया। फिरोजाबाद में नोडल अधिकारी ने शिकोहाबाद में संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण किया। आइसोलेशन वार्ड को भी देखा, मरीजों से बात की, साथ ही एक गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। संभल में नशे में धुत दरोगा के लोगों से मारपीट, अभद्रता करने की तस्वीरें सामने। नशे में धुत दरोगा पर लोगों से मारपीट, अभद्रता के साथ ही अवैध वसूली का भी आरोप लगा है। हापुड़ में 6 दिन से लापता बच्चे का शव मिला। परिजनों ने पुलिस से तहरीर देकर गुहार लगाई थी। गड्ढे में बुरी अवस्था में मासूम का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो सुपरफास्ट अंदाज में पश्चिमी यूपी की खबरें आपने देखी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है। 21 मई तक प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि होगी, ऐसी आशंका है। पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश और मैदानी इलाकों में तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं आज और कल के दिन देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, टिहरी, बागेश्वर और चंपावत जिले में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर ताउते तूफान की वजह से मौसम बदला हुआ है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। इसका मौसम पूरे उत्तर भारत में दिख रहा है। अगर हम दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो अधिकांश हिस्सों में बूंदाबांदी और बारिश हो रही है, जबकि उत्तराखंड में भी मौसम बदला हुआ है। कल के दिन भी बारिश देखने को मिली थी और आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग का ये अलर्ट। तो ताउते तूफान ने गुजरात में, महाराष्ट्र में जहां बड़ा नुकसान पहुंचाया है, तो उत्तर भारत में भी मौसम पूर्णतः बदला हुआ है। और अब अपडेट के लिए रुक करेंगे विनोद कुमार, हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद, वहां कैसा असर आप देख पा रहे हैं ताउते तूफान के चलते? जी, आज तक देखिए मौसम विभाग ने ताउते चक्रवाती तूफान का एक उत्तराखंड में भी आसार दिखने की अंदेशा जताया है, संभावना जताई है और उसका असर देखा भी जा रहा है। और ऊपरी पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक मौसम में बदलाव आ चुका है। और राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी देहरादून में रात से ही थोड़ी हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है। अभी भी बूंदाबांदी राजधानी में हो रही है और तमाम ऊपरी पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने अधिकांश जो ऊपरी पहाड़ी जनपद है, जिसमें उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और कुमाऊं के जो जनपद हैं, पिथौरागढ़ और चंपावत में भारी बारिश और बर्फबारी की भी संभावना जताई है। और ऐसा भी अनुमान जताया कि चक्रवाती ताउते तूफान का असर भी उत्तराखंड में देखा जा सकता है। लिहाजा पूरे प्रदेश में अब मौसम में बदलाव आ चुका है। हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जारी है और राजधानी देहरादून में ही रात से हल्के बूंदाबांदी जारी है। और ऐसे में जितने भी मैदानी जनपद है, यानी खासकर हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल, उधमसिंह नगर, उसमें मौसम विभाग ने ये भी संभावना जताई है कि ओलावृष्टि हो सकती है और तेज हवाएं भी चल सकती है। तो लिहाजा आज और कल यानी 19 और 20 मई के लिए उत्तराखंड में मौसम पूर्ण रूप से बदला रहेगा। मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है और इसके साथ साथ में ताउते चक्रवाती तूफान का असर उत्तराखंड में देखा जा सकता है, ऐसी भी संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। तो लिहाजा जितने भी प्रदेश के ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं, ऊपरी जनपद है, उसमें हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। और संभावना जताते प्रशासन को अलर्ट भी किया गया है कि अगर चक्रवाती तूफान का असर उत्तराखंड में अधिक देखा जाता है तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहे और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर भी चौकन्ना रहे। लिहाजा पूरे प्रदेश से लेकर पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रदेश में मौसम
में बदलाव आया है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विनोद। आपने बताया कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में, जबकि मैदानों में भी मौसम आप बता रहे हैं कि पूरी तरह बदला हुआ है। देहरादून में भी इस वक्त बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। रामनगर के दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने पीपीपी मोड पर चल रहे सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। अब निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई खामियां मिली, जिसे लेकर बंशीधर भगत ने अस्पताल के संचालक को बुला लिया और मामले पर जवाब मांगा, मगर मंत्री के सवालों का जवाब देने की बजाय वो बहस करने लगे। हद तो तब हो गए जब अस्पताल संचालक ने ये तक कह दिया कि मैं कोई अपराधी नहीं हूं जो आप खड़े होकर आपसे मैं खड़े होकर बात करूं, और इस बात पर मंत्री जी का पारा चढ़ गया और फिर उन्होंने भी अस्पताल संचालक को फटकार लगा दी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड में हालात इतने खराब है कि मंत्री के सवाल पूछने पर इस तरह का बर्ताव किया जाता है। और इसके साथ साथ एक और बात आपको बता दें कि रामनगर का ये एकमात्र अस्पताल जहां पर टेस्टिंग भी हो रही है, सरकारी है, लोग आते हैं, लेकिन आप देखिए कि जब मंत्री के साथ इस तरह की बातें की जा सकती है, मंत्री के साथ अभद्रता की जा सकती है, तो आम आदमी के साथ किस तरह से पेश आते हैं होंगे ये लोग, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी गया हूँ 2 मिनट पहले, मैं सुबह से पेशेंट ही देख रहा हूँ। आपके आदमी ने बताया हमको कि आप कार्यालय में? जी, मैं कार्यालय में भी गया था, ऑफिस में साइन करने गया था। पहले तो ये कहा कि तबीयत खराब है, किसने बोला? लाइसेंस पर सर देखिए, मैं इस तरीके से बात नहीं करूँगा कि आप मेरे को खड़े होकर बात कर पाए। मैं तो किस तरीके से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ जो आप मेरे से इस तरह से बात कर रहे हैं। अपराधी हैं आप, तो आपका स्टैंडर्ड टैक्स से ये आप ठेकेदार में सरकार बैठी है, क्यों नहीं हो आप ठेकेदार हैं? आप ठेकेदार में क्या हो? एक सेकंड आप कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं, किस तरीके से करेंगे समझ में आ रहा है हमारे? आप किस तरीके से करेंगे आपके बता ब्लड बैंक का ये है, आपने मेरे को लेटर दे दिया, मैं उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा हूँ। कोविड वैक्सीनेशन इसमें चल रहा था अभी तक। के विधायक जी ने मेरे यहाँ की स्थिति के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ये अस्पताल की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, तो मैंने कहा मैं आता हूँ। तो आज मैंने देखा सबसे पहले ब्लड बैंक जो 2007 में यहाँ स्वीकृत हो गया था, वो अभी तक खुला नहीं है, एक बहुत बड़ी खेत का विषय, जबकि 3 महीने पहले उसका लाइसेंस भी इनको मिल चुका है, सारा कुछ हो चुका है। तो आज पीपीपी मोड के जो यहाँ पर सबसे सीनियर्स लोग हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह में हम इसको चालू कर देंगे। ये कोविड सेंटर बनने जा रहा है, तो उसके लिए 100 बेडों की तैयारी हो रही है, पाइपलाइनें बिछ रही हैं। इन्होंने कहा कि 5 दिन में ये काम फुल हो जाएगा। उत्तराखंड में बच्चों में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने अब चिंताएं और ज्यादा बढ़ा दी हैं। मई महीना मौतों के लिहाज से खतरनाक साबित हो रहा है। 15 दिनों के अंदर 1700 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अभी तक राज्य में 5000 से ज्यादा बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। उधर कोरोना की तीसरी लहर भी बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है। आशंका तो जताई गई है कि भाई 3rd फेज़ आएगा और उसमें बच्चों का संक्रमण होने का चांसेस ज़्यादा है। तो हम लोग हमारे सारे जिले और इवन CSC लेवल तक हम लोगों ने ये कर दिया है। हमारे जिले हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इवन DRDO द्वारा हमारा 500 बेड के एक ऋषिकेश में और हल्द्वानी में 500 बेड का ही हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, ऑलमोस्ट तैयार हो भी जाएगा 21 तारीख में। रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके के गांव में पिछले कुछ समय से कोरोना संक्रमण, खांसी और बुखार का प्रकोप जारी है। ग्रामीणों के मुताबिक बीते 15 दिनों में 30 से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर चलने के बाद प्रशासन, पुलिस महकमा, स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और अब गांव की सुल देने के लिए पहुंचा। और आपको बता दें कि देहात क्षेत्रों में कई गांव में खांसी और बुखार की चपेट में ये गांव है, लेकिन गांव को फिलहाल भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है। जो पॉजिटिव जो अभी आए हैं उनके भौगोलिक स्प्रेड के अनुसार, भौगोलिक फैलाव के अनुसार एरिया का मैपिंग करते हुए कंटेनमेंट बनाया गया है। उसमें जो कंटेनमेंट के सभी रूल्स हैं वो लागू रहेंगे। प्रयास ये किया जा रहा है कि मैक्सिमम प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करते हुए उनकी सैम्पलिंग करा ली जाए। आज भी सैम्पलिंग टीम मौके पर है, 2 टीम्स लगी हुई हैं।
बागेश्वर जिले की पुलिस कोविड-19 कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में आम लोगों को जागरूक करके उनकी मदद कर रही है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। अब तक जिले की पुलिस 18 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूल चुकी है, जबकि सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने पर 4,595 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। ये दूसरी लहर चल रही है दिन पर बागेश्वर में हमने इसमें प्रिवेंटिव वे में काफ़ी कोशिश करी है लोगों को घर पे समझा करके रखने की, साथ ही साथ हमने इसमें प्रिवेंटिव वर्क भी किए हैं। इसी क्रम में जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर के हमने लगभग 7,000 से ज़्यादा लोगों के चालान किए हैं और लगभग 10 लाख के करीब हमारा राजस्व इसमें हमने वसूलत करके राजकोष में जमा कराया है। अल्मोड़ा में भी 25 मई तक कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। बाजार में कोविड कर्फ्यू का असर साफ देखा जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से चौक चौराहों से लेकर सभी जगहों पर कड़ाई से कोविड कर्फ्यू का पालन करवाया जाए। राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 6 से 10 बजे तक बाजारों में दुकानें खुली रखने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन गंगा सवेरा में फिलहाल इतना है। आगे है आज की बात मेरे साथ। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।